आसाम में इतने केसेस ऑफ कैंसर है जो कि ऑन द राइज है, तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? क्यों सर इतना ज़्यादा कैंसर है? अगर आप भारत को देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा तंबाकू का कंजम्पशन है। नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उनकी पत्नी का उन्होंने घर पे इलाज करवाया, देन उनके होम रेमेडी से शी हैज़ रिटर्न बैक फ्रॉम 4th स्टेज कैंसर टू दिस। सो व्हाट इज़ योर सर पर्सपेक्टिव? क्या आपका ख्याल है उस चीज़ को लेके? आज के तारीख में वी शुड नॉट यूज एनी ऑफ दीज ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। दे कैनॉट ट्रीट कैंसर। एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया कैंसर पेशेंट के सेवा और इलाज के लिए, एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने चेन्नई से लेकर सिलचर तक का सफर तय किया 2007 में। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर बहुत कैंसर पेशेंट का मुफ्त में इलाज किया। उनकी इसी सेवा और डेडिकेशन के लिए 2020 में उनको पद्मश्री अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाता है। आपने सही सुना है, हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रविकनन सर के साथ, जिन्होंने हमारे साथ बात की है कैंसर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, अवेयरनेस से जुड़ी बहुत सारी बातचीत हमने की है उनके साथ। और इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे आपके लिए वो सारी तमाम चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है। पॉडकास्ट को ज़रूर अंत तक सुनिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है और हम आपके लिए और भी बेहतर अच्छे से अच्छे एपिसोड लाने की कोशिश करेंगे। Ravi Kannan is an Indian surgical oncologist based in Assam. He is the director of Kacha Cancer Hospital and Research Centre, Silchar, a non-profit hospital that provides free cancer treatment. He is the former head of Department of Surgical Oncology at Adaya Cancer Institute in Chennai. हाय एवरीवन, आज आ चुके हैं फिर से हम ऑल अबाउट सक्सेस चैनल में और हमारे साथ है डॉक्टर रविकनन सर। एंड आज के एपिसोड में हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें सर से। एंड चलिए इस एपिसोड के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका ऑल अबाउट सक्सेस में। धन्यवाद, थैंक यू। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आसाम में इतने केसेस ऑफ कैंसर है जो कि ऑन द राइज है, तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? क्यों सर इतना ज़्यादा कैंसर है? कैंसर एक जीवन शैली की बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और लाइफस्टाइल मतलब हम क्या मानते हैं? तंबाकू, खैनी बना के खाएं, बीड़ी करके खाएं, स्नफ करें, टोबैको इन एनी फॉर्म, फिर सुपारी, अरेका नट। हमारे यहाँ अगर आप भारत को देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा तंबाकू का कंजम्पशन है, सुपारी का कंजम्पशन। द वे वी कंज्यूम सुपारी एंड देन रॉ फर्मेंटेड, ठीक है, एंड देन शराब, अल्कोहल कंजम्पशन। फिर हमारे डाइटरी प्रेफरेंसेस एंड डाइटरी प्रैक्टिसेस, क्या खाते हैं और कैसे उसको बनाते हैं, तेल करते हैं, आग के ऊपर जलाते हैं, सेवरल थिंग्स आर देयर। एंड देन हाउ मच ऑफ फिजिकल, हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं। एंड देन सम इन्फेक्शंस, कुछ कृमियाँ लाइक जरायु का कैंसर HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। स्टमक में कुछ कैंसर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होता है। लिवर का कैंसर हेपेटाइटिस वायरस से होता है। नाक के पीछे का कैंसर एप्स्टीन बार वायरस से, कुछ कैंसर कुछ कृमियों इन्फेक्शन से होते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज 5 आर एसेंशियली लाइफस्टाइल रिलेटेड, हमारा जीवन शैली। हम तंबाकू नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, खाना ठीक तरह खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इन्फेक्शंस के प्रति सावधान रहेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, भारत में 100 में से 60-70 कैंसर दूर रहेंगे। एंड नॉर्थ ईस्ट में कैंसर का इंसिडेंस मतलब 1 लाख लोगों में कितने लोगों को नया कैंसर होता है, इसको इंसिडेंस बोलते हैं। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में जिस कैंसर के बारे में हम बात, कुछ कैंसर 1 लाख में 200-250 प्रति 1 लाख पॉपुलेशन, इतना बड़ा नंबर है। भारत का एवरेज अबाउट 100 पर 100,000 है, ठीक है। नाउ सो इसलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में साल में हर साल अबाउट 40,000 न्यू कैंसर्स बनते हैं, ठीक है। बट देन नॉर्थ ईस्ट का पॉपुलेशन कम है, ओके, ठीक है।
सो इसलिए एब्सोल्यूट नंबर कम है, इंसिडेंस ज़्यादा है, पर बिकॉज पॉपुलेशन कम है, इंसिडेंस ज़्यादा होने के बावजूद अगर मिज़ोरम में देखेंगे, अगर मैं बोलूँगा 200 प्रति 1 लाख पॉपुलेशन है, मिज़ोरम का टोटल पॉपुलेशन 8 लाख है, 10 लाख है। सो नंबर कम है। भारत में, पूरे भारत में प्रतिवर्ष हम नियरली 14-15 लाख न्यू कैंसर्स देखते हैं, जिनमें से 40-50 हज़ार नॉर्थ ईस्ट में है। सो भारत के हिसाब से नंबर कम है, पर प्रति लाख पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर बहुत ज़्यादा है। तो सर लाइक बहुत टाइप्स ऑफ कैंसर्स है जो कि लाइक दे टेक द पार्ट, तो ये सर आप कौन से ज़्यादा ट्रीट करते हो कैंसर्स, कौन से ज़्यादा है यहाँ पर? तो हमारे बराक वैली में सबसे कॉमन कैंसर्स हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं, मुंह का, गले का, थ्रोट का, फेरिंग्स का, खाद्य नली का, लंग का, महिलाओं में स्तन का, गॉल ब्लैडर का, जरायु का, ये सबसे कॉमन है। पर नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग कैंसर ज़्यादा प्रचलित हैं। आप मिज़ोरम में जाओगे, स्टमक कैंसर, पेट का कैंसर, पाकस्थली का कैंसर बहुत ज़्यादा है। कुछ एरिया में, कामरूप में जाएंगे, कुछ एरिया में खाद्य नली का कैंसर ज़्यादा है। नागालैंड में नेज़ोफेरिंक्स, नाक के पीछे के एरिया, उसका कैंसर ज़्यादा है। तो अलग अलग एरिया में सिक्किम में स्टमक का कैंसर ज़्यादा है। सो अलग अलग एरिया में, अलग अलग कम्युनिटी में कुछ कैंसर ज़्यादा होते हैं। तो सर इस कैंसर का सबसे पहला कैसे ये सिम्टम कैसे पता चलता है, सबसे शुरुआती दौर कैसा रहता है इस चीज़ का, ताकि कोई समझ पाए? अक्सर शुरुआत में बहुत सारे कैंसर्स कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स देते हैं। कहीं शरीर में कुछ गोटा नहीं था, ट्यूमर नहीं था, अचानक एक लंप बन गया। महिला नहाते समय स्तन में एक गिल्टी महसूस करती है, वो कुछ नहीं है करके छोड़ देती है, वो छोड़ देती है, जब बड़ा होके फट जाता है फिर डॉक्टर के पास जाती है। छोटा सा मटर भी स्तन में नहाते समय फिसल के महिला को मिलेगा। फिर खाने में दिक्कत होता है, मुंह में अटका, गले में अटका सा लगता है, खाद्य नली का कैंसर हो सकता है। मुंह के किसी भी भाग में घाव बनता है, सूखता नहीं है। शरीर के किसी भी भाग में, मुंह में कॉमनली सबके मुंह में घाव बनता है, सूख जाता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, सूखता नहीं है। खासकर अगर हम तंबाकू खाते हैं, मुंह का घाव सूखता नहीं है, जाके डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। फिर शरीर के किसी भी भाग से खून नहीं, एक नॉर्मल ब्लीडिंग केवल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मासिक का ब्लीडिंग नॉर्मल, उसके अलावा कोई भी ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं है। पेशाब में ब्लीडिंग होना, पैखाने में ब्लीडिंग होना, खांसी में ब्लीडिंग होना, नाक से, ये कैंसर भी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा ये सब कैंसर है, कैंसर भी हो सकता है। नॉर्मली दिन में 1 बार पैखाना करते हैं या 2 बार करते हैं, कुछ दिनों से दिन में 6-7 बार करने लगते हैं, कारण नहीं मालूम, या कई दिनों में 1 बार पैखाना करते हैं, अनएक्सप्लेन्ड कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कैंसर एक कारण हो सकता है। खांसी होता है, नॉर्मली सूख जाता है पर सूख नहीं रहा है, खांसी कर 2 सप्ताह 3 सप्ताह बैठ गया है, खांसी, कॉफ कॉफ खत्म नहीं हो रहा है, कैंसर एक कारण हो सकता है। आवाज़ बदल जाना, गले में बात करते हैं आवाज़ बैठ गई, सोर थ्रोट कैंसर का एक कारण हो सकता है जो सेटल नहीं हो रहा है। सो अनएक्सप्लेन वेट लॉस, मालूम नहीं किसी कारण से वज़न कम हो रहा है, किसी कारण से बहुत थकान महसूस हो रहा है, किसी कारण से अंदर ही अंदर फीवर बुखार लगता है, ये सब कैंसर के चिन्ह हो सकते हैं। बेसिकली क्या है पता है, हम सब हमारे शरीर से परिचित हैं, शरीर के फंक्शनिंग से भी परिचित हैं। इसमें कोई भी चेंज आएगा शरीर के फिजिकल फॉर्म में या फंक्शनिंग में, एक डॉक्टर को जाके दिखाना अच्छा है। फिजिकल कंसल्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर लाइक यूजुअली आपने इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपने क्या देखा सर, कौन से मिसकंसेप्शन या मिथ्स होते हैं लोगों में, क्योंकि वो लेट से आते हैं, एडवांस स्टेजेस में आते हैं, और आई थिंक सर, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 70% ऑफ द पीपल कम एट द लास्ट स्टेज। करेक्ट। सी, एक तो उनका
वहम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो सोचते हैं एक बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। ओके बिना बायोप्सी के कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, एक पैथोलॉजी या साइटोलॉजी बायोप्सी करके प्रूव करने से ही इलाज करेंगे, और किसी भी बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। लोग सोचते हैं कैंसर छुआछू बीमारी है। छुआछू बीमारी नहीं है, इट इज़ नॉट कंटेजियस। लोग सोचते हैं बाबा को हो गया बच्चे को हो जाएगा। मोस्ट कैंसर्स आर नॉट हेरिडिटरी। सम कुछ स्तन के कैंसर, कुछ कोलोरेक्टम पायखाने के कैंसर, कुछ डिम्बाशय के कैंसर लेस देन 5% हेरिडिटरी होते हैं। माँ बाबा से बच्चों को जाते हैं। ज़्यादातर कैंसर हेरिडिटरी नहीं होते। लोग सोचते हैं कैंसर का इलाज करने के बाद वापस नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकता है। गलत बात है। कैंसर के इलाज के बाद नॉर्मल लाइफ हो सकता है। बच्चों में अगर कैंसर होता है तो सोचते हैं बच्चा इलाज करके बच्चों में कैंसर ज़्यादा क्योरेबल है। ओके अडल्ट में कैंसर के मुताबिक चाइल्डहुड कैंसर्स आर मोर क्योरेबल। और बच्चा बड़ा होकर शादी करके अपना बच्चा करके सब नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ओके हमें कैंसर का डर नहीं होना। लोग सोचते हैं मैं देर और डॉक्टर के पास नहीं गया, उसने कैंसर है बता दिया तो क्या होगा। डॉक्टर के पास नहीं जाने से कैंसर नहीं है नहीं होगा, वो बड़ा होगा। हमारा भय कैंसर का नहीं होना चाहिए। स्टेज कैंसर को स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 करके 4 स्टेजेस में। स्टेज 1 आरंभिक स्टेज का है। स्टेज 4 फैला हुआ कैंसर है। स्टेज 1 में ज़्यादातर कैंसर्स का इलाज करेंगे। मोर देन 100 में से 90 से ज़्यादा कैंसर क्योर हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। स्टेज 4 में अगर हम इलाज करेंगे 100 में से 10-15 कैंसर भी क्योर नहीं होंगे। तो हमारा डर कैंसर का नहीं होना चाहिए। हमारा डर होना चाहिए कैंसर को पकड़ने में देरी नहीं हो। तो अर्ली स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। ओके तो सर इस जो भी है इलाज कैंसर के कितने टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स है जो आज अवेलेबल है इंडिया तो टिपिकली कैंसर का इलाज ऑपरेशन से करते हैं, सर्जरी से करते हैं, रेडिएशन से करते हैं, कीमोथेरेपी से करते हैं। कीमोथेरेपी के कई तरह हैं। अभी तो पहले तो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी था, फिर टारगेटेड थेरेपी आया। कैंसर के सेल जो कोश है ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ को अटैक करने के लिए टारगेटेड थेरेपी आया। अभी इम्यूनोथेरेपी आया है, जो कैंसर को शरीर में जो इम्यूनिटी है ना उसको बढ़ावा देते हैं कैंसर को ख़त्म करने के लिए। सो टिपिकली एंड देन रेडियो न्यूक्लियाइड से इलाज करते हैं। सो केमिकल्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, जिनको हम देते हैं शरीर में जाके कैंसर में लग जाते हैं। सो these are the कॉमन। फिर आजकल नए तरीके हैं, जीन थेरेपी के बारे में बात करते हैं, कार टी सेल थेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो सब बेसिकली कम विद इन द एम्बिट ऑफ ड्रग थेरेपी और ड्रग कॉन्जुगेट्स और इम्यूनोथेरेपी और रेडियो न्यूक्लियर, सब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। ओके तो केमोथेरेपी लोग सोचते हैं कि कुछ अलग इंजेक्शन टाइप। कीमोथेरेपी टिपिकली या इंजेक्शन होता है या टैबलेट्स होते हैं, दोनों तरह से दे सकते हैं। ओके तो सर अभी लाइक वुमेन ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर ऑन द राइज था, तो उसके लिए सर जो इफेक्टिव वैक्सीन अभी है किस सो सर्वाइकल कैंसर इज नॉट ऑन द राइज। ओके सर्वाइकल कैंसर इज ऑन द डिक्लाइन ओके अभी डिक्लाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब 40 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तब इंडिया में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस 100 में 35 लाख में 35 था। ओके अभी लाख में 15 है। ठीक है, तो विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, विद इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑटोमेटिकली सर्वाइकल कैंसर कम हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर के प्रति वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर को एक मैंने बोला वायरस, कृमि HPV बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं, जिनमें से 15 टाइप्स कैंसर करते हैं, जिनमें से कॉमनेस्ट HPV 16 और 18 है।
सो HPV के अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और वैक्सीन्स हैव बीन शोन टू बी वेरी इफेक्टिव। पर वैक्सीन को देना चाहिए जब बच्ची 10, 12, 13 साल की है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। HPV जो है मर्द से महिला को सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान स्प्रेड होता है, मर्द इसको स्प्रेड करता है। सो अगर महिला है जो अनेक मर्दों के साथ सेक्स करती है तो एक से HPV पाया बाकी लोगों को बांट देगी। और वो मर्द जब और महिलाओं से सेक्स करेगा तो और महिलाओं को बांट देगा। समझ रहे हैं? दैट इज़ हाउ इट स्प्रेड्स। सो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगा सर्वाइकल कैंसर नहीं हो सकता है। अभी और किसी भी कैंसर के लिए प्रूवन वैक्सीन नहीं है। लॉट ऑफ ट्रायल्स आर गोइंग ऑन बट सर्वाइकल कैंसर इज़ द ओनली कैंसर जिसके प्रति वैक्सीन अवेलेबल है, जो अभी कम्युनिटी में भी लॉन्च हो जाएगा। ओके, वंडरफुल। सो सर मुझे और एक चीज़ जानना था, लाइक आपने इलाज के बारे में बताया, हर एक चीज़ का बारे में बताया जो अभी अवेलेबल है और हो रहा है जो, लेकिन सर लोग तो होम रेमेडीज़ भी करते हैं, तो कितना सर वो इफ़ेक्टिव है? क्या वो चलना चाहिए होम रेमेडीज़ घर पे जाने के बाद? सो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी जो मैंने बोला ना, उसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कैंसर को ट्रीट करने का। होम रेमेडीज से, आयुर्वेदा से, होम्योपैथी से, यूनानी से, सिद्धा से, ओझा से ये कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं तो हो सकता। लोग तो सर सोचते हैं कि ये गलत है, गलत इम्प्रेशन है और इसको बहुत लोग बढ़ावा भी देते हैं। जो जानते नहीं हैं अनजाने में इसको बढ़ावा देते हैं। सी आजकल वी से वी मस्ट डिलीवर एविडेंस बेस्ड केयर। एविडेंस मतलब प्रूफ, सबूत के साथ। अगर आप पूछते हो ब्रेस्ट कैंसर के लिए दवाई ट्रास्टुजुमैब देना चाहिए, उसके लिए एविडेंस है। इतने सारे लोगों में इलाज किया, उसका कितना बेनिफिट हुआ, ये कई बार। सो एविडेंस कैसे जनरेट होता है? एक स्टडी में एविडेंस होता है, फिर उसी स्टडी को और जगह पे करते हैं और सो इट इज़ रेप्लिकेबल। जो रिजल्ट एक स्टडी में आया वो सारे स्टडीज़ में लगभग वही रिजल्ट आना चाहिए, तभी इट इज़ टेकन एज प्रूफ। ये जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं होम रेमेडीज है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब का अभी एविडेंस नहीं है। सो मैं नहीं बोल रहा इनमें से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। आज नहीं, आज के तारीख में देयर इज़ नो एविडेंस। आज के तारीख में वी शुड नॉट यूज any of these alternate forms of treatment. They cannot treat cancer. Nothing, not even relieving the pain, nothing. Pain relief is a different thing. We are talking of treatment of cancer. Okay? None of these forms of treatment are effective against cancer as of today. Tomorrow, if we generate evidence, then we will look at it. So I'm not saying they are effective or not. I'm not going into that discussion. I'm saying there is no evidence today and we should not use it today. Today we must only use proven forms of treatment, जो जिनके लिए हमारे पास सबूत है, केवल उनको यूज करना चाहिए। और आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी, इसमें कोई सबूत नहीं है, इसलिए नहीं यूज करना चाहिए। सो लोग बोलते हैं प्राणायाम किया, योगा किया, ये सब कैंसर को दूर नहीं कर सकता है। दे कैन एड as forms of physiotherapy, they can aid as forms of emotional therapy, they can कैंसर के चिकित्सा के दौरान इमोशनल सपोर्ट देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, फिजिकल सपोर्ट, ये सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पर ये भी हम जब कीमोथेरेपी ले रहे हैं या हमको मालूम नहीं है इन रेमेडीज़ में क्या केमिकल्स हैं, ये जाने बगैर अगर हम लेंगे तो हमको मालूम नहीं है ये जाके शरीर में क्या पैदा करेंगे। इसलिए माई एडवाइस इज ये सब नहीं करना चाहिए। तो सर अभी इंडिया में कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी थी, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उनकी पत्नी का उन्होंने घर पे इलाज करवाया, देन उनके होम रेमेडी से शी हैज़ रिटर्न बैक फ्रॉम 4th स्टेज कैंसर टू दिस। सो व्हाट इज़ योर सर पर्सपेक्टिव? क्या आपका ख्याल है उस चीज़ को लेके? इज़ दैट स्टेटमेंट टोटली करेक्ट? माई इम्प्रेशन इज दैट इज़ नॉट करेक्ट। आई थिंक वी हैव टू लुक एट द फैक्ट्स केयरफुली, but I don't think that this information is correct. The way it is presented that उन्होंने होम रेमेडी किया और कैंसर ख़त्म हो गया,
ये गलत है. ओके. What actually happened, I don't know. We have to look into the facts of the situation. But just to say उन्होंने होम रेमेडी किया, कैंसर ख़त्म हो गया, एकदम गलत स्टेटमेंट है. तो सर आजकल क्या स्कूल्स कॉलेजेस पेरेंट्स के द्वारा भी टीचर्स के द्वारा भी स्कूल्स कॉलेजेस में एंटी टबैको कैंपेन्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए. लाइफस्टाइल स्कूल्स से क्या है पता है, जो कैंसर जो टोबैको का हैबिट है, जो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ड्रग एडिक्शन का हैबिट है, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट अल्कोहल, ऑल दिस स्टार्ट्स यंग. सो टोबैको का हैबिट तो इट्स अ स्कूल एज प्रॉब्लम. और अगर हम स्कूल एज में हेल्थ प्रमोट करेंगे, सो अगर क्लास 1 से हम स्वच्छ भारत की बात करेंगे, तो बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ इन क्लास 12 वी विल बी स्वच्छ भारत. बिकॉज बच्चे बड़े होते समय सीखते हैं. उसी तरह क्लास 1 से अगर हम हेल्थ प्रमोट करेंगे, तंबाकू के बारे में बात करेंगे, अरेका नट के बारे में बात करेंगे, शराब के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज प्रमोट करेंगे, बाय द टाइम द चाइल्ड बिकम्स ऑफ क्लास 12 और कॉलेज, उसके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा, वो अच्छी तरह समझेगा. एंड सो स्कूल्स में हेल्थ प्रमोशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ रिमेंबर, मैंने बोला टोबैको, अरेका नट, अल्कोहल, डाइटरी प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइज, इन्फेक्शंस, all of these are implicated in cancer causation. But then एक सेकेंड कैंसर को छोड़ दी, इफ़ यू लुक एट हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक क्यों होगा? तंबाकू के कारण, शराब के कारण, डाइट में प्रॉब्लम्स के कारण, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं होने के कारण हार्ट डिजीज़ होगा. स्ट्रोक क्यों होगा? स्ट्रोक मतलब ब्रेन में खून का नली बंद हो जाता है या फट जाता है. क्यों होगा? बिकॉज ऑफ टोबैको, अल्कोहल, डाइटरी प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है. डायबिटीज़ क्यों होगा? कुछ कारण मालूम नहीं है, बट नोन कॉजेस में टोबैको, अल्कोहल, डाइटरी प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज. हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होगा? डाइट, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टोबैको, टोबैको, अल्कोहल. सो इफ़ यू लुक एट रीनल फेलियर, कैटरैक्ट, इफ़ यू लुक एट मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यही 4 कारण बहुत सारे बीमारियों को करते हैं. इसके अलावा जिसको हाइपरटेंशन है उसको किडनी फेलियर का चांस ज़्यादा है, उसको हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा है, उसको स्ट्रोक का चांस ज़्यादा है, उसको ब्लाइंडनेस का चांस ज़्यादा है. जिसको डायबिटीज़ है उसको हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा है, उसको स्ट्रोक का चांस ज़्यादा है, उसको ब्लाइंडनेस का चांस ज़्यादा है, उसको किडनी फेलियर का चांस ज़्यादा है, उसको कुछ कैंसर्स का इंसिडेंस ज़्यादा है. समझ रहे? जो ओबेसिटी है, जो मोटे लोग हैं, उनमें डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है, हाइपरटेंशन का रिस्क ज़्यादा है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है, कैंसर का. सो एक बीमारी और बीमारियों को पैदा करती हैं, और ये सारे बीमारियों के 3-4 मूल कारण हैं. तो अगर हम कैंसर रोकने जाएंगे, तंबाकू हटाएंगे, शराब हटाएंगे, सुपारी हटाएंगे, एक्सरसाइज को बढ़ावा देंगे, डाइट को रेगुलेट करेंगे, तो कैंसर कम होगा, हार्ट डिजीज़ भी कम होगा, स्ट्रोक भी कम होगा, डायबिटीज़ भी कम होगा, हाइपरटेंशन भी कम होगा, इतने सारे ओबेसिटी कम हो, इतने सारे बीमारियां कम होंगी. दैट मीन्स द होल कम्युनिटी विल बिकम हेल्दियर. एंड हेल्थ प्रमोशन हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्कूल्स में शुरू करना बहुत अनिवार्य है. ओके सर, लाइक मैं एक चीज़ जानना चाहता था आज, लाइक आपने एक लाइक यू हैव टोल्ड इन मैनी इंटरव्यूज, आई हैव आल्सो सीन कि इट्स नॉट अ वन मैन शो. आपने जब आए चेन्नई से यहाँ पे 2007 के दौरान, यू हैव टोल्ड दैट इट्स नॉट अ वन मैन शो, इट्स अ टीम एफर्ट. तो उसके बारे में क्या बताना चाहते हो सर? इस पूरी सिलचर में जो आपने हॉस्पिटल शुरुआत से लेकर आज तक टीम एफर्ट के बारे में, टीम वर्क के बारे में, कितनी ज़रूरी थी सर? बहुत ज़रूरी है. सी ये हॉस्पिटल की कहानी मालूम नहीं आपको मालूम है कि नहीं, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है. हॉस्पिटल नहीं था तो सिटी के, इस वैली के ले सिटीजन्स ने, फार्मर्स, लॉयर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, a few doctors, they joined and formed a society, and then they went door to door seeking support, building bridges, and उन्होंने hospital खड़ा किया. That is teamwork. They had a common vision, they had team, and we all joined in, and then many more things happened. So many more things are now happening. Again, it is teamwork, and the teamwork
इज़ नॉट जस्ट वॉट यू सी। टीम वर्क में केवल अस्पताल के, सोसाइटी के स्टाफ नहीं हैं। टीम में कम्युनिटी के लोग, आप जैसे लोग आके मैसेज फैलाते हैं। पीपल इन द कम्युनिटी हु सपोर्ट अस विद रिसोर्सेज, विद मनी, विद थॉट्स, विद टाइम, विद एफर्ट, जो मैसेज फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। पीपल आउटसाइड हु डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, सो दिस टीम इज एक्चुअली small, directly visible, and a very large, invisible but indirectly connected team. And all of them joining hands is what makes the difference. So the impact is very huge when Yes, everyone it gets amplified because of that. तो सर आगे का विजन क्या रहेगा आपका इस हॉस्पिटल को लेकर? कहाँ पे सर ये एक विजन के साथ शुरू हुआ था, विजन के साथ आप लेके जा रहे हो? We completely believe that everyone as a team has worked, but the vision has come from you. Like यहाँ पे आना. Vision is a shared vision. Okay. I won't say it has come from me. Okay. It is something which has come from so many people contribute to thoughts, you know, and nobody holds the control over thought. It is many people coming together, and so the thought is that we will continue to promote health in the community. We will continue to promote wellness in the community. We have our vision statement that we will prevent every preventable cancer, that we will try and treat every cancer that needs to be treated, whether or not they have resources, that we will make sure nobody dies in pain or indignity because of cancer. We will make sure that no family is impoverished because of treatment related expenses, and so that is our vision. सर इस लाइक आज की डेट में इंडिया में या फिर आप हम लोग जहाँ पे हैं आसाम में, क्या अभी एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है जब हम कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करते हैं? So it is not an absolute answer. Accessibility is improving, affordability is improving. It is not a switch on switch off phenomenon. It takes time and it takes effort and it takes continued perseverant efforts to make this happen. Gradual improvement will happen as Will happen. time Yes, progresses. yes, yes. So मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं इस चीज़ के बारे में हमेशा होता हूँ, द टेक्नोलॉजी सीम्स टू बी अ ग्रेट लेवलर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गेम चेंजर है आज की डेट में, लेकिन अगले सर 10 से 20 सालों में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्या लगता है सर, कितनी बड़ी ये सहायता होगी? It will be a game changer, trust me. Even in a small hospital like this, if you look at our ICU, we have what we call cloud ICU. We have cameras which see every patient, which see every monitor, and there are a group of critical care specialists sitting in Bangalore looking at every single patient, and cloud ICUs save lives. So everything is getting monitored. Yes, it is on the cloud, and this is phenomenal. You have to see the results to believe it. If you look at our community work, you know, people go to people's homes, our staff go for care in their homes, for home care, and then we use simple WhatsApp calls to contact with the patient every day. Okay. And so that is technology. Our whole infrastructure, medical records are technology driven. One of my colleagues, a team of my colleagues actually, Abhijit, and they sat down and wrote our software, and this is applicable across all the campuses that we operate from. So and then we have cancer diagnostics. So we do a mammogram, an AI driven report. In 5 minutes reports are available. People are working on devices, point of care devices. Lagaya, you will have hemoglobin, you will have a variety of parameters brought up. People are looking at non-invasive diagnosis for cancer. Okay. So technology will change the way we prevent cancer, the way we treat cancer, the way we diagnose cancer. It is going to be a big thing. Okay, sir. Thank you so much, sir. It was complete privilege to be hosting you, sir. Thank you so much for joining in this session. Thank you. Bye. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए और इम्पैक्टफुल सेशंस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऑल अबाउट सक्सेस को। मिलता है आप सबके साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।